और ना कोई अपना एक फॉर्मेट होना चाहिए। सभी को एक साथ जाकर के अपने आवेदन देने चाहिए। चाहे कोई अधिकारी है तो वो तुम्हारा नौकर है, उससे अपना आदेश चलाएंगे। कानून बनाए, हम कानून के तहत चल रहे, तू क्यों नहीं चल रहा? समझे? समझ रहे सर मेरी बात? बिना डरे झिझक के, क्योंकि अब ये भारत बुढ़ा नहीं है, नौजवान है। क्योंकि हमारे सर जी ने ऐसा कानून दे दिया है कि सभी को नौजवान बना दिया, तो उनकी नौजवान होनी चाहिए। और इसमें आप पीछे नहीं रहेंगे, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। वजह देखिए, ये जवानों के लिए एक ललकार है, इसको ध्यान रखिए। चलते हैं अंतिम पड़ाव की तरफ, क्योंकि वक्त कम है। हमें डीएम कार्यालय की तरफ कूच करना है पैदल मार्च, और उनसे सर हमारे बात करेंगे, हमारे सर कि हम लोगों का काउंटर कब खोल रहे हैं, कब से भुगतान शुरू कर रहे हैं। तो मैं लास्ट में उन्हीं को बुलाना चाहूँगा। हम चाहेंगे कि सर के स्वागत के लिए अपने जगह से खड़े होकर के आप लोग तालियों से स्वागत करें हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय मदन लाल आज़ाद सर। शायद कुछ लोग जानते भी होंगे, बड़े भाई हमारे जानते हैं, ये 2018 में हमारे साथ में अन्ना जी के अनशन पे, जो अन्ना जी का अनशन लगभग 7 दिन चला था, उस अनशन पे हमारे साथ में ये भी बैठे थे, चंदौली ज़िले के थे। और बहुत अच्छा लगा कि हमारे उत्तर प्रदेश आज हमें चंदौली आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपनी सभी राष्ट्रीय कमेटी को, प्रदेश कमेटी को, जिले की कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपने मान और सम्मान हमको दिया। साथियों, आप देखिए, कानून की प्रक्रिया तो अभी हमारे मदन लाल जी बताएंगे, बाकी अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया। आज हम लोगों को संयम, क्योंकि आज आदमी हथेली में जौ जमाना चाहता है, हथेली में 6 महीने इंतजार भी नहीं करना चाहता। कहता गेहूं बोया और गेहूं आज काटने को प्राप्त हो जाए में, तो वो तो नामुमकिन है। क्योंकि आज हमारे पूर्व जो, क्योंकि मैं 2016 से जब, क्योंकि मेरी मात्र कंपनी है, जन्म देने वाली कंपनी, वो PACL है। मैं PACL का पीड़ित रहा हूँ, ठीक, और हूँ अभी भी। पेमेंट तो हुआ नहीं है, पर 2016 से मैं लड़ते 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 आज 2023 समाप्त होने जा रहा है, कल से समाप्त हो जाएगा। पर मैं एक दिन घर में नहीं बैठा, और लोग यहाँ पे क्या है, निराश होकर घरों में बैठ गए, नाम लेने में शर्म करते हैं, आना तो दूर की बात है। तो समस्या यहाँ पर ये है, मैं अध्ययन करता हूँ क्या, क्योंकि मैं एक तो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ, मेरे संस्कार है, और प्रभु राम ने जो रामलीला दिखाई उसका हम पालन भी करते हैं। क्या? क्योंकि माता सीता का हरण जब रावण ने किया, तो क्या राम जी को मालूम था? वैसे तो मालूम था, प्रभु थे, लीला थी, सब जानते थे। परंतु जब मनुष्य का जीवन वो जी रहे थे, तो उनको ये नहीं मालूम था कि सीता मैया कहाँ गई। तभी तो जटायु से, फलाने से, ढिकाने से उन्होंने पूछा। और हमारा तो भुगतान हमारे ही देश में, हमारी ही सरकार के पास है। और सीता मैया कहाँ थी बताइए? श्रीलंका। कहाँ? समुद्र पार। समझिए, और कितने वर्ष लगे, कितना बड़ा युद्ध लड़ा। और यहाँ हम लोग AISO संगठन बना, AISO संगठन वाले आज कहते उसमें कुछ नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। अरे यार, आदमी बीमार होता है तो भैया हॉस्पिटल में जाता है कि नहीं है? आदमी जाता है तो सही होता है कि नहीं होता है? अरे लड़ाई लड़ी जा रही है, कानून बन गया 2019 में। अब मोदी जी तो पेमेंट करेंगे ही, क्यों? उन्होंने कानून बनाया है। अब कानून का हम लोग कितना उपयोग करते हैं, ये हमारे और आप पर निर्भर करता है। करता है कि नहीं करता है? अब कहीं तो हम घर में बैठे रहे, मेरा बच्चा पास हो जाए, तो पास होने के लिए पेपर उसको देना पड़ेगा, तभी हमारा बच्चा पास हो पाएगा।
और घरों में बैठे रहोगे तो भुगतान नहीं होगा। जैसे पुराने संगठनों में जुड़े रहे वैसे इसमें भी जुड़े रहोगे, कोई भी लाभ नहीं होगा। कल हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय जो बनारस में बना है, जनसंपर्क कार्यालय, वहाँ के जो प्रभारी हैं नीलकंठ तिवारी जी, उन्होंने बोला है पर्सनल हमारे जिला अध्यक्ष जी से कि आप पेपर लेके आइए जो आवेदन आपने किए हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने तो अब आवेदन ही नहीं किए, तो आवेदन करिए और उसके लिए आप संघर्ष कीजिए। देखिए भुगतान क्यों नहीं होगा, क्यों? कानून जब बना हुआ है, हर चीज़ का कानून है, तो उसके लिए हम लोगों को कचहरी में लड़ना पड़ता है, वकील करना पड़ता है। यहाँ वकील करने की ज़रूरत नहीं है। आप संगठन से जुड़िए, जिला अध्यक्ष जी का साथ तन मन और धन से कीजिए, देखिए भुगतान होता है कि नहीं 2024 के पहले। धन्यवाद। त्रिपाठी कानपुर से। भवन के करीब में जो मीटिंग रखी गई हमारे विनोद कुमार जिला अध्यक्ष चंदौली के आयोजन से, और बनारस के हमारे जिला अध्यक्ष कर्मठ संघर्षशील आप लोगों के सहयोग में बराबर लगे हुए हैं, ओम प्रकाश कश्यप जी, और आपके बीच में हमारे राष्ट्रीय संयोजक जिसके द्वारा आज पूरे देश में हम लोग जिस पीड़ा से गुजर रहे थे वो आज हमारे आपके नज़दीक एकदम करीब पहुंच चुकी है। पूरे देश में आदेशित हो गया। जिस कानून के लिए लड़ाई लड़ रहे थे सब आपके बीच उपस्थित हैं, और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री बड़े भाई अशोक मुद्गल जी जो मध्य प्रदेश से हैं और राजस्थान प्रदेश के भी प्रभारी हैं, आपके बीच में उपस्थित हैं, और हमारे बड़े पितातुल राम प्रताप मास्टर साहब भी आपके बीच में हैं जो बराबर साथ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, आशीर्वाद बनाए हुए हैं। और यहाँ पे हमारे सभी बड़े भाई चंदौली के जिला कमेटी के सभी हमारे सम्मानित सक्रिय माननीय सभी छोटे बड़े साथियों, तहसील ब्लॉक ग्राम और हमारी बहन, इस सबको प्रणाम और स्वागत। हम आप जल्द से जल्द कामयाब तभी होंगे जब हम संगठन से जुड़ करके, संगठन को मजबूत करके, अपने मदन सर के जो आदेश है, जो लड़ाई लड़ी जा रही क्षति पीड़ित परिवार के लिए, जिस चीज़ के लिए हम आप मर रहे हैं, हम अपना सब कुछ चला गया, अपने रिश्तेदार दोस्त यार मित्र पड़ोसी का पैसा लग गया, हमारे आपके साथ जो ठगी कर ली गई, हमारे आपके बीच के लोग ही करवा लिए, आज हमारा आप साथ नहीं दे रहे हैं। तो साथियों, हमें संगठन को इतना मजबूत बना कर चलिए, जिला प्रदेश तहसील ब्लॉक ग्राम इस स्तर से कमेटी बना लीजिए कि आप अगर 10 लोग भी इकट्ठे हो जाइए अधिकारी के पास, आपकी बात सुनी जाए। और आज उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री जी वर्ष से कानून को लागू कर दिया है, मंजूरी दे दिया है। केंद्र से केवल अनुमोदन होकर जिस समय आ जाएगा आप पेमेंट मिलना चालू हो जाएगा। और बनारस के कमिश्नर आयुक्त ने भी आदेश कर दिया है मंडल के चारों जिलों में, तो बहुत चंद दिनों में पेमेंट प्राप्त होगा। लेकिन हम आप जब लेने के लिए चाहेंगे, इच्छुक होंगे और संगठन के साथ देंगे, तो जिला अध्यक्ष विनोद कुमार का आप लोग दिल से, तन से, मन से, धन से अपना काम समझ के समर्पित होकर के, कोई भी कितना भी परेशानी आए, आप दरकिनार करते हुए उनका हाथों से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिला के साथ दीजिए। 2000 चुनाव से पहले ही पेमेंट प्राप्त होगा। भारत माता की बस अपनी बातों को यही समाप्त करता हूँ। सभी को प्रणाम। और सब बोलिए, सब बोलिए। सर्वप्रथम आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। उनके साथ काशी विश्वनाथ है तो उनको भी प्रणाम सुना जाए। साथियों, लगभग 1 साल पहले ये 2 महारथी हमारे हमें यहाँ खींच के लाए थे। मिर्जापुर से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री हाथी वाले शुक्ला जी, हाथी भी छीन लिए, भगोने नहीं थे, पैदल कर दिए। द्विवेदी जी कहाँ गए? हमारे प्रदेश अध्यक्ष ये बैठे, मुड़ासा बांध लियो, पहचान में आ रहे। साथ में थे हम, मिर्जापुर से यहाँ आए थे, वाराणसी, और यहाँ जाने अनजाने हम ये संकल्प लेकर के गए थे कि 2023 तक हमें सबका भुगतान सुनिश्चित करवा देना है।
और उस वचन पर लगातार हम संघर्ष करते रहे। गंगा जी का पानी बहुत बह चुका है साहब, पता नहीं क्या से क्या हो गया है। उम्मीद ये थी कि लोग जूते मारेंगे, कहीं पत्थर चलाएंगे, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, लेकिन एकदम उसके ज़्यादा विपरीत क्या करके हुआ कि लोग आज हार देते हैं, भूल देते हैं, पता नहीं क्या क्या सम्मान देते हैं। कोई देशवामी लाल बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई मसीहा बोलता है। वो हमारे फतेहपुर वाले साथी बैठे हैं साहब, वहाँ हज़ारों लोग, उन्होंने दसियों हज़ार हमारे स्वागत में मिलेंगे कई बार, जितने दिल्ली में भी नहीं होते उतने फतेहपुर में आते हैं लोग सुनने के लिए। और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय इतने भी लोग आ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप यहाँ लाखों लोगों का नेतृत्व करने वाले लोग कहते हैं। भीड़ की आवश्यकता पहले भी नहीं थी, मैं हमेशा पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी नहीं है। भुगतान के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं है, भुगतान तो आपका निश्चित है, हो जाएगा क्योंकि कानून बन गया है। अगर अकेला आदमी भी उस कानून को लेकर के लड़ेगा तो उसका भुगतान हो जाएगा। उसका उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो मेरठ में हमारे एक भड़ाना साहब हैं, 72 साल के बुजुर्ग हैं, बैंक के रिटायर्ड मैनेजर हैं और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं। वो उस आदमी ने अकेले में जो पढ़ा लिखा था, साहसी था, मेहनत का पैसा था उसका, रिटायरमेंट का जो लिया था, संघर्ष किया तो अपना अकेले लड़के उसने ले लिया। हमसे केवल गाइडलाइन जरूर ली। वाट्स एक्ट के तहत पहला आदेश उसी आदमी ने करवाया अपना। तो अकेला व्यक्ति भी अपना पैसा ले सकता है अगर वो लड़ेगा इस कानून की मदद लेकर लगातार। ये नहीं है कि साहब आवेदन डाल दिया एक बार और सोच ले कि 6 महीने में 180 दिन में मेरे घर बैठे पैसे मिल जाएंगे, वो संभव नहीं होगा। आपको अपने आवेदन के पीछे लगना पड़ेगा लगातार। और लगेगा कौन? वो लगेगा जिसका मेहनत का पैसा होगा। जिसका 2 नंबर का है वो तो शिकायत भी नहीं करेगा, आवेदन भी नहीं करेगा। तो जो भी इस एक्ट के तहत लड़ेगा उसका पैसा निश्चित रूप से उसे मिल जाएगा। उसे ना मेरी ज़रूरत है, ना किसी वकील की ज़रूरत है, ना किसी और की ज़रूरत है। केवल उसे इस कानून के पीछे लगना है अपने पैसे से। लेकिन कौन लगेगा? जिसका पैसा होगा वही तो लगेगा। वो बैठ जाए एजेंट की पूछ पकड़ के, मैं तो एजेंट से लूँगा, जैसे ये मेरे घर से ले गया था वैसे ये मेरे घर पे ला के भेजेगा मेरे घर पर। तो हमारा जो एजेंट साथी का दायित्व है वो अपने निवेशकों को ये समझाना है कि भैया ये कानून बन गया है, वहाँ पैसा मिलने लगा है, चल तू भी अपना पैसा ले ले, आवेदन कर, अधिकारियों के साथ जाकर के लड़। आज बहुत सारे साथी थे, मैं अकेला नहीं था। प्रधानमंत्री के कार्यालय में हम गए तो वहाँ जो मंत्री महोदय थे, क्या नाम था साहब? नीलकंठ तिवारी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी साहब, मंत्री भी हैं, प्रभारी भी हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हुए हैं आपकी समस्याएं सुनने के लिए। और सोने पे सुहागा वो डॉक्टर भी हैं, वो डॉक्टर नहीं सॉरी डॉक्टर वकील साहब भी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। वो लगभग 1 घंटे उन्होंने बातचीत की, पूरा एक्ट पढ़ डाला उन्होंने पूरी देर में, पूरी किताब खोल के। कहीं भी उनको ऐसा कुछ नहीं मिला जहां वो हमें फंसा सकें या ऐसा कोई सवाल कर सकें जिसका हम जवाब ना दे सकें। एक पॉइंट उन्होंने नोट किया, केवल इसकी धारा 30। कहने लगे साहब हमारी राज्य सरकार तो इसमें कर नहीं सकती कुछ, क्योंकि सारे मामले इंटर स्टेट लेवल के हैं, कई राज्यों में फैली हुई है इनकी प्रॉपर्टी। और ये जो एक्ट आप लेके आए हो ये कह रहा है कि ऐसे मामलों में सीबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी। तो आपको उनको अप्रोच करना चाहिए। मैंने कहा जी इसमें ये भी लिखा है, इसको ये भी पढ़ो कि जो सक्षम प्राधिकारी है इस एक्ट के अंतर्गत वो अपनी रिपोर्ट सेंट्रल को भेजेगा। अगर इंटर स्टेट मामला उसको लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें अथॉरिटी गठित करेगी, पैसा देगी। उन्होंने कहा आप सीधे भी तो जा सकते हो। मैंने कहा जी हम सीधे क्यों जाएं? वाराणसी का आदमी थोड़ा ही जाएगा शिकायत करने, या अलीगढ़ का आदमी जाएगा, या कर्नाटक का आदमी दिल्ली जाएगा। तमिलनाडु का पूरे देश की समस्या है, 40 करोड़ लोगों की ग्रीवांस है, समस्या है। तो उन्होंने कमिश्नर साहब को यहाँ फ़ोन किया, क्योंकि ये जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी,
प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और वहाँ प्रोटोकॉल ये है कि वो वाराणसी की समस्या का समाधान इस कार्यालय से होगा। पूरे देश की समस्या का समाधान करने के लिए दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय है। उन्होंने यहाँ कमिश्नर साहब का क्या नाम है सर, कुछ ऐसा ही नाम है, कौशल राज शर्मा साहब को कॉल की, उनको कहा, उन्होंने जो है उनके पास पहले से मेमोरेंडम हमारा होगा तो पूछा कि मदनलाल आज़ाद साहब आए हैं क्या, हाँ वही आए हुए हैं, उन्होंने भेजना उनकी बात सुनिए और इस पर कार्रवाई कीजिए। उन्होंने कहा साहब मैंने पहले से ऑलरेडी तमाम कार्रवाइयाँ इस पर कर रखी हैं उनके आवेदनों पर, और मैं इस प्रोसेस को शुरू कर रहा हूँ भुगतान वाले को, उनको आप मेरे पास भेज देना। तो अभी हमें वहाँ भी चलना है, अब आपके भुगतान में कोई विलम्ब नहीं। मैं रवि बंसल, स्वर्गीय श्री भगवती प्रसाद बंसल जी का नाती हूँ, जो पूर्व विधायक रहे। आज दिनांक 29/12/2023 को हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा, और पूर्व में भी हम कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी ज्ञापन किस मामले में दिया है आज आपने? ज्ञापन जो चिटफंड कंपनियों में जो हमारा पैसा जमा है, हम सभी ठगी पीड़ित करता जो लोग हैं, सभी जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे कई सैकड़ों लोग सबलड़ के आसपास हैं जिनका कंपनियों में पैसा जमा है, लेकिन आज तक वो पैसा नहीं मिला। इसके संबंध में आज एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन सौंपा। इसके पूर्व भी हम एसडीएम साहब को और कई लोगों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा या शासन द्वारा हमें कोई भी सहायता अभी तक प्रदान नहीं की गई है, और ना ही इस पर कोई ठोस कार्रवाई की गई है। हमें उम्मीद है कि शासन, अब जो नई सरकार भाजपा की बनी है, जो गरीबों का अपने को हितैषी बनाती है या समझती है, हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस जो लोग पीड़ित हैं इनके लिए कोई ना कोई ठोस कार्रवाई करने का कष्ट करेगी। तो इसके लिए आपने किसी अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि, सांसद या विधायक से इस संदर्भ में चर्चा की? पूर्व में कई बार उनको लिखित में आवेदन दिया जा चुका है और वर्बली भी दिया जा चुका है। तोमर साहब को भी कई बार इस बारे में अवगत किया जा चुका है कि यहाँ करीबन हज़ारों की, लाखों की संख्या में जो ठगी पीड़ित करता व्यक्ति हैं, जिनके पैसा जमा है, उनका पैसा वापस कराने का कष्ट करें। लेकिन आत्महत्या कर भी, कुछ लोग तो आत्महत्या करके भी मर गए, और कुछ लोग मरने की सोच रहे हैं। अब क्या करें, पैसा कहाँ से दें? पैसा कहाँ से दें? गरीब आदमी है, कहाँ से पैसा देंगे? अब जमीन फमीन तो है नहीं जो बेच के नहीं दे दें। मैंने कहा जाए तो उनको करेंगे पेट काट के। मतलब आप कंपनी के एजेंट रहे हो पहले पूर्व में? हाँ, एजेंट रहे तो और जनता से पैसा लेकर आपने कंपनियों में जमा किया है, और कंपनी पैसा नहीं दे रही नहीं दे रही है, वो आपको परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, बट्स एक्ट जब कानून बना दिया गया फिर भी इस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं लोग। ये बट्स एक्ट क्या है? बट्स एक्ट ठगी पीड़ितों का और जो जमा करता अन्य जो गैर नियम कानूनी पाबंदी जो अधिनियम योजना है ना, उनके तहत है। बट्स एक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। बट्स एक्ट का मतलब है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019। इस एक्ट के अंतर्गत जितनी भी चिटफंड कंपनियां हैं उन पर लगाम कसी गई है, और राज्य शासन की यह गारंटी है, केंद्र सरकार की यह गारंटी है इस नियम में कि जितनी भी चिटफंड कंपनियों ने पैसा रोक लिया है, खा गई हैं, पैसा वापस नहीं कर रही हैं, तो इसको गवर्नमेंट पैसा वापस करेगी जमा धन का 2 से 3 गुना 180 दिन में। ये है इस बट्स एक्ट में। केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून है ये। बट्स एक्ट 2019 केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में 3 लाख कंपनियां बंद की थी। उस वक्त जमाकर्ताओं के हित में ये कानून बनाया गया था, बट्स एक्ट 2019। इस कानून के अंदर ये प्रावधान है कि जमाकर्ता जो आवेदन सक्षम अधिकारी को जमा करेगा, उसके 180 कार्य दिवस के अंदर उसको 2 से 3 गुना भुगतान सक्षम अधिकारी कंपनी द्वारा दिलवाएगा। लेकिन हम लोगों ने आवेदन जमा किए, हमारे 5-5, 6-6 महीने हो गए, मतलब 180 तो क्या, कम से कम 1 साल होने को जा रही है, 1 साल होने को जा रही है आवेदन जमा करते हुए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं की गई है। इसी संदर्भ में आज हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है, प्रधानमंत्री महोदय के लिए धन्यवाद देने के लिए कि ये बट्स एक्ट कानून जो बनाया है, मतलब जो है जमाकर्ताओं के हित के लिए, लेकिन इस पर कार्रवाई जो अधिकारी नहीं कर रहे हैं उनकी साथ में शिकायत भी की है। धन्यवाद। आप लोग जनता की परेशानी देख रहे हैं। सबलगढ़ से श्री नथमल गुप्ता के द्वारा इस रिपोर्ट को कवर किया जा रहा है। कोई और हो, कोई कहना चाहो तो ज़रा आगे आएँ। बट्स एक्ट से जो बनाया गया है उस कानून के तहत हमारा भुगतान अतिशीघ्र करने की कृपा करें। पालन करके भुगतान करें। कोई और?
पहले तो सभी को नमस्कार। और काशी की धरती में है आज, सबसे सौभाग्य की बात है। एक बार सभी लोग बोलेंगे हर हर महादेव। साथियों, पीड़ित तो हम सब हैं, इसमें कोई दोष किसी का नहीं हम दे सकते हैं, किसी का नहीं दे सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि दोषी हमारा सीनियर है, जिसने हमको जोड़ा या जिसने हमको परिचय कराया, मिलवाया। भैया थोड़ा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और भैया आप लोग भी इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ। और भाई जी थोड़ा इधर आ जाओ, खाली है ना थोड़ा। कोई नहीं, त्रिपाठी जी आप अपने पे ध्यान केंद्रित करो। कौन साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु राम को जिस समय वनवास मिला था, क्या कोई राम जी का दोस्त था? कोई दोस्त था? नहीं था। फिर भी उन्होंने 14 वर्ष वनवास झेला, उसके साथ में माता सीता को भी और लक्ष्मण जी को भी। तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का, हमारे परिवार का, हमारे भाई बंधुओं का कोई ना कोई श्राप कहीं ना कहीं किसी का लगा रहा हम सबके ऊपर, जो आज हम लोग ये वनवास सर्वप्रथम अपने ऊपर से आप ये नहीं। और जैसा बहन जी ने कहा कि कर्म प्रधान, ऐसा नहीं, कर्म प्रधान होता है पर कहीं उससे बड़ा कहीं श्राप होता है। क्योंकि श्रवण कुमार के पिता ने दशरथ जी को श्राप दिया था कि नहीं दिया था? तो उसका प्रभु राम को 14 वर्ष। एक बात। दूसरी बात, देखिए एक्ट बनाया सरकार ने, जो हम लोगों तक जानकारी नहीं मिल पाई। आज हमारे मदन लाल आजाद जी के द्वारा ये कानून की जानकारी, क्योंकि जो सच्चाई है वो व्यक्ति नहीं कह पाता है, और लोग आज संगठन बनाना जानते हैं और पद लेना चाहते हैं। आप मानेंगे नहीं, मैंने लगभग 6 महीने इनसे जुड़े रहे और मैंने 6 महीने कोई भी पद नहीं लिया, क्योंकि सर्वप्रथम मैं एक पीड़ित हूँ, क्योंकि मेरा पैसा लगा है, मेरा पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है। इस लड़ाई को मैंने बिना पद लिए लड़ाई लड़ी, और जहाँ जहाँ इनका आंदोलन, धरना, प्रदर्शन इस संगठन का हुआ वो मैंने किया बिना पद। क्यों? क्योंकि पद से पैसा नहीं मिलेगा। क्या मिलता है क्या? आप बताइए। अगर किसी का पैसा फंसा है और उसको पद मिल जाए संगठन का, तो क्या पैसा मिल जाएगा? तो ऐसी बात हम आपको बता दें कि कुछ लोग मुझको नहीं जानते होंगे, मैं 2016 में AISO संगठन का जिला अध्यक्ष बन गया था 2016 में। और पहला रामलीला मैदान और जंतर मंतर 2 कार्यक्रम 2016 में हम लोगों ने किए। उसके बाद निरंतर हमारे कार्यक्रम होते रहे और कई संगठन हम जुड़े। पर आज जैसे कि इसी संगठन से आज हमारे ही पदाधिकारी कहीं दूसरे संगठन, उनकी क्या मंशा है हम बुराई नहीं करना चाहते हैं, न मैं अब शब्दों का प्रयोग करूंगा, परंतु आज हमारा पैसा न मिल पाने का कारण और केवल है जो आज हम सब एक होते हैं और जरा सा ज्ञानी पुरुष बन गए तो ज्ञान बांटने के लिए हम लोग अलग हो जाते हैं, जिसका फायदा हमारी इन सरकारों को फायदा ले रहे हैं और उसमें हम और आप पिस रहे हैं। 27 संगठन 2019 और 20 तक बन चुके थे जो हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे। आज कोरोना के बाद में कुछ संगठन तो हैं, बाकी लुप्त हो गए। क्या किया सरकार का LIU, आज भी LIU यहाँ पे फिर रहा होगा, समझिएगा। वो एक एक हमारी जो आप लोगों के किनारे किनारे लेके एक एक व्यक्ति से बात करते हैं, ये सरकार के सूत्र होते हैं। ये आपकी कमियां, आपकी अच्छाइयां ये पूछ लेते हैं और उसी हिसाब से हम लोगों को वो डील करते हैं। हमारे में एकता नहीं है, जरा सा ज्ञान आया अलग हो गए। क्यों? पद चाहिए, संगठन अलग बनाना चाहते हैं। नहीं, अगर आप पीड़ित हैं तो साथ दीजिए, एक संगठन एक मंच होना चाहिए। सरकार तो सरकार रही, पता नहीं कौन पैसा दे। आजाद को हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए
आप लोगों के सामने मैं ये बात रखता हूँ कि आज मदन सर ने हम लोगों को ये जीने की राह सिखाया है, क्योंकि ये बर्ड्स एक्ट कानून लागू होने के बाद हम लोग आज चैन से जी रहे हैं और अपने अपने ज़िले में काउंटर खुलवा करके सबका आवेदन कर रहे हैं। आज इन्हीं के मार्गदर्शन के आधार पर आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जन जागरण पैदा करिए अपने अपने क्षेत्र में जा कर के, कि ताकि इस कानून को सभी जानें और यहाँ पर आ करके मदन सर का सहयोग करें और अपने भुगतान को प्राप्त करें, क्योंकि हमारा भुगतान अब बहुत करीब आ गया है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हो विजय मौर्य साहब की। अगले कड़ी में बुलाना चाहेंगे गाजीपुर। ठीक हो जी, बालक ठीक है जी सर, सब ठीक है। उमाशंकर जायसवाल सर, अगर आप उमाशंकर जायसवाल सर। विजय भाई ने बहुत संघर्ष किया है जी हमारे, पहले जिलाध्यक्ष हैं पूरे देश में। जी जी। अरे सर हमारे ऊपर सर बहुत प्रेशर पड़ा हैदर अली का और इन लोगों का। हाँ, या हमारे संगठन के जिनके मार्गदर्शन से आज हम चैन से सीना तान कर समाज में चल रहे हैं। हाँ? सही बात है। आज वो भी लोग यही एक के प्रचार कर रहे हैं ना, हम इसी कानून के आधार पर लड़ रहे हैं लोग। बहुत सुंदर। इसलिए जो मधुसूदन से बात करें। जो आ गए वही जिलाध्यक्ष हैं, समझिए। भुगतान प्रक्रिया को शुरू कराने के लिए फतेहपुर से आए हुए हैं हमारे जुझारू कार्यकारिणी अधिकारी है, ऑफिसर है, माननीय राम शरण दास सर आए हुए हैं इतने दूर से। तो हम चाहेंगे आज तो बोलना पड़ेगा दादी, सर का स्वागत करेंगे। छोड़े ना, बोलो राम शरण दास सर, और खूब बोलो जम के, बच जाए करो हमेशा। यहाँ आए हुए सभी ठगी पीड़ित परिवार के लोगों को दास का प्रणाम। और थोड़ा नजदीक को आ जाओ तो। और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी के जितने भी पदाधिकारीगण हैं उनको भी नमन है, वंदन है। और मैं समझता हूँ कि हमारे इतने महानुभाव बैठे हुए हैं, तो हम सबको न बोल करके इनकी बातें ज़्यादा सुननी चाहिए, क्योंकि बोलने के लिए तो सभी लालायित रहते हैं, सुनने के लिए कोई लालायित नहीं रहता। मैं तो भैया सुनने के लिए लालायित हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग इन्हीं को सुनिए। हमको प्रणाम। और मैं सोचता हूँ कि मैं रोज बोलता हूँ, रोज सुनाता हूँ, आज सबको सुनूं। धन्यवाद सर। महोबा की धरती से आए हुए हैं हमारे काशी भाई, काशी जी। हम चाहेंगे कि आप भी हाजिर हो। काशी भाई यहीं से बोलोगे आप भी? बोलो काशी भाई, जम के बोलो। मेरा नाम काशी प्रसाद है। मैं एक साधारण सा मामूली सा कार्यकर्ता हूं और महोबा का प्रतिनिधित्व करने के लिए वीरभूमि महोबा से बाबा विश्वनाथ की नगरी में आया हूं, और इसी बहाने आप सब लोगों के दर्शन भी हो गए। मैं सबसे पहले अपने आज़ाद सर जी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं, जो दिल्ली से चलकर आए हैं। उसके बाद जितने भी हमारे मंच पर बैठे हुए हैं और जो सामने बैठे हुए हमारे साथी हैं, मैं सभी को हार्दिक प्रणाम करता हूं। और जो हमारी मातृशक्ति आई है, हमें इनसे सीख लेना चाहिए। मैं अपनी इस मातृशक्ति को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। दोस्तों, कहने के लिए तो कुछ नहीं बचा है हमारे पास, लेकिन जो लड़ाई आज़ाद सर ने शुरू की है, उसके लिए हमें उनका और साथ देना चाहिए। हमें सीख लेनी चाहिए पप्पा साहब से। 2000 किलोमीटर दूर से चलकर आए हैं। एक हमारे पंडित जी बिहार से आए हैं, हम खुद महोबा से चलकर आए हैं, लेकिन खुद यहीं के लोकल के जो अभिकर्ता साथी हैं, जो इस संगठन में जुड़े हुए हैं, शायद वो सो रहे हैं। शायद वो ये सोच रहे हैं कि पैसा सबका मिलेगा तो हमारा मिलेगा। क्या ऐसा संभव है? शायद आज़ाद जी जानते हैं। मुझे लगता है वो सोते ही रहेंगे और बाद में पछताएंगे। दोस्तों, हम अंतिम पड़ाव पर हैं। आप एक बात सपोज करिए, ये बिजली का तार है, इसको अंगूर की डाल समझ लीजिए, और इस पर अंगूर लटका है और मीठा अंगूर है, और आप खाना भी चाहते हैं। बिल्कुल आपके साथ है, बिल्कुल आप खाना चाहते हैं,
लेकिन उसे तोड़ना नहीं चाहते। जब तक आप हाथ से तोड़ कर नहीं खाएंगे, आप वो अंगूर नहीं खा पाएंगे। ठीक उसी तरह जो आज़ाद सर अपना संगठन चला रहे हैं और जो हमारे मुखिया हैं इतने दूर से आते हैं, मेरे को तो जब भी मौका मिलता है मैं सोचता हूँ चाहे आधी रात को आऊँ मैं आऊँगा। मेरी भी घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। मैं अपने गांव के उन अभिकर्ताओं का हार्दिक आभार करता हूं जिन्होंने खुद मुझे धनराशि दे करके, भाई उनकी इच्छा थी कि आप जाते हो तो बोले इस बार आप हमारी तरफ से चले जाओ। उन्होंने खुद, किसी ने 100 किसी ने 50 रुपये करके मुझे बनारस की धरती देखने का सौभाग्य प्राप्त किया, अपने मुखिया से मिलने का सौभाग्य प्राप्त किया और सर आप लोगों से मिलने के लिए मेरा ये सौभाग्य था कि मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी में आप लोगों से मिलने के लिए आया। तो सर मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सिर्फ 2 ही बातें कहूँगा कि कर्म भूमि के इस मैदान में, कर्म सभी को करना होगा, कर्म सभी को करना होगा। बाबा विश्वनाथ तो सिर्फ रेखाएं खींचते हैं, रंग तो हम ही को भरना होगा, रंग तो हम ही को भरना होगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर। भारत माता की जय। आप लोग पैसेंस बनाए रखिए, धीरज के साथ आपको गुड न्यूज मिलने वाली है, लेकिन धीरज रहेगा तब। परीक्षा ली जा रही है अभी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लास्ट चलते हैं कर्नाटक की धरती से।